सेकंड टॉपिक है सेकंड जनरेशन 1956 में बनाना स्टार्ट की थी, 1963 में ये कंप्लीट हो गई थी और इसका नाम रहता है ट्रांसिस्टर. ट्रांसिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. The transistor was invented in 1947 but did not see widespread use in computers until late 52nd. The transistor was far superior to the vacuum tube, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than their first generation predecessor. That through the transistor still generate a great deal of heat that subjected the computer to malfunction. It was a vast improvement over the vacuum tube. Second generation computers still relied on punch card of input and printout for output. वैक्यूम ये तो सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 में बनना स्टार्ट हुई और 1963 में कंप्लीट हुई. लेकिन इनका कहना था कि 1947 में इसको इन्वेंट बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसको आउटसाइड पर मतलब लोगों के सामने शो नहीं किया. लोगों के सामने शो इसको 56 में किया. ट्रांसिस्टर वैक्यूम ट्यूब की जगह इस्तेमाल हुआ था. 1947 में इसने छोटे कंप्यूटर 1947 मतलब इसमें काम हुआ था और इसने क्या किया कि इसका भी फ़ायदा हुआ कि इसमें छोटे छोटे जो सस्ते कंप्यूटर थे उसके अंदर ये ऐड होती थी और इससे वो काम ज़्यादा तेज़ी से कर सकते थे और ये कंप्यूटर को ज़्यादा हीटअप भी नहीं होने देता था. इसका आगे का है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम encrypted binary machine language to symbolic assembly language, which allow programmers to specify instruction in words. High-level programming language were also beginning. These were also the first computer that store their instruction in their memory, which moved from a magnetic drum to magnet core technology. The first computers to see generation were developed for the atomic energy industry. See introduction to programming language for detail. The first large-scale machine to take advantages of this transistor technology were earlier supercomputers developed by IBM and LARC by Spread Rand. These computers were developed for atomic energy laboratories. Another important machine was the IBM 1401, which was universal accept throughout industry. ट्रांसिस्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि दुनिया में जितनी भी एटॉमिक एनर्जी की लाइब्रेरी थी वो उसमें अपना डेटा सेव कर सकती थी, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी मतलब कोई मामूली एनर्जी नहीं होती, बहुत हाई पावर एनर्जी होती है और उनका डेटा जो होता है वो कोई भी मुल्क एक शेयर नहीं करना चाहता किसी भी मुल्क से. तो इन्होंने ये फ़ायदा उठाया इस कंप्यूटर से कि उस कंप्यूटर में इन्होंने अपने बड़े बड़े जो खुफिया इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सेव करना शुरू किए. और इसका दूसरा फ़ायदा ये था कि ये IBM क्या होता है, ये लिखा हुआ IBM, इसका होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. तो IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीनें जितनी भी थी वहाँ पर भी कंप्यूटर रखे जाते थे ताकि इनका ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाए. और IBM वालों ने जितनी भी इंटरनेशनल बिजनेस की मशीनें वगैरह थी कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, ये 1401 में इन्होंने ये तमाम मशीनें अपने हैंडओवर से करना शुरू कर दी थी, हैंडओवर लेना शुरू कर दी थी. थर्ड जनरेशन आई थी हमारी 1964 टू 1971. इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IC भी कहते हैं. द डेवलप ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट IC वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जैक किलबाय एन इंजीनियर विथ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1568. Transistor was miniaturized and placed on silicon chip called semiconductor, which drastically increased the speed and efficiency of computers.
कैरन जैक किल्बाई ने 1958 में ट्रांजिस्टर को एक चिप की तरह कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया था और इसकी तरह आईसी को और इसकी जगह पर आईसी मतलब के इंटीग्रेटेड सर्किट को फिट कर दिया था और इससे कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, तेज हो गई थी। Inside of punches card and printout user integrate with third generation computer through keyboard and monitors and interface which in operating system which allow the device to run many different applications at one time with a central program that monitored by processor and memory. Computer for the first time because accessible of to the mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. थर्ड जनरेशन में लोगों को ने प्रिंट आउट के बजाय कीबोर्ड और मॉनिटर से काम किया और उससे और छोटे से सस्ता। अच्छा, पहले क्या होता था, जब आपको मैंने पहले बताया था कि जितने भी कंप्यूटर को हम आउटपुट देते थे तो वो इसको जो जब हमें इनपुट देता था तो वो साथ में एक प्रिंट आउट भी देता था हमें। लेकिन जब इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिया गया और उसके बाद लोगों को ये पता चला कि कंप्यूटर तेज़ी से काम भी कर रहे थे और उसमें फर्स्ट टाइम इसके लगाने से हमारे पास ये एडवांटेजेस आया कि हमने अपने सीपीयू को किससे कनेक्ट कर दिया, मॉनिटर से और कीबोर्ड से। तो इस तरह अब जो भी प्रिंट आ रहा था हमें प्रिंट पेपर पे नहीं आ रहा था, हमारे स्क्रीन पे आ रहा था और हम इसको देख पा रहे थे और हम उसको आउटपुट दे रहे थे, उसको वो हम इसको कीबोर्ड के थ्रू दे रहे थे आउटपुट। अब उसका आंसर हमारे पास पेपर पे नहीं मॉनिटर पे आ रहा था। हमारी फोर्थ जनरेशन है जो 1971 में प्रेजेंट की गई थी, माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. What in the first generation filled an entire room could not fit at the palm of the hand. The initial 4004 chip developed in 1971 looked at all the components of the computer from the central processing unit and memory to input-output control on a single chip. 1971 में पहली बार एक ऐसी चिप बनाई गई जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, जो सीपीयू के अंदर लगाई गई और इसने तमाम इनपुट आउटपुट डेटा था और जो भी मेमोरी वगैरह थी वो सिंगल चिप की मदद से सारा काम परफॉर्म हो रहा था। इन 81 IBM introduced the first computer for the home user and in 1984 Apple introduced the Macintosh. Microprocessor also moved out of the realm of desktop computer and into many areas of life as more and more everyday products began to use microprocessor. 1981 में IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो हर घर में मौजूद हो सकते थे। अभी जो भी कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे वो ऐसे थे जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में या बड़े बड़े डिपार्टमेंट में ही यूज़ थे। अब IBM ने ऐसा एक कंप्यूटर बनाया था जो हर घर में मौजूद हो सकता था और ये कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का क्या हो रहे थे, हिस्सा बन रहे थे। As this small computer become more powerful, they could be linked together from networks, which eventually lead to the development of the internet. Fourth generation computer also saw the development of graphical user interface (GUIs), the mouse and handheld device. फोर्थ जनरेशन में हमने माउस का यूज़ किया। फर्स्ट टाइम हमारे पास फोर्थ जनरेशन जब चल रही थी उसमें ही माउस का भी इन्वेंट हुआ कि माउस का भी काम आ सकता है हमारे। और फोर्थ जनरेशन में हमने इंटरनेट का इस्तेमाल भी स्टार्ट किया और हमें इसको ये लगा कि हमने पूरी डिवाइस को अपने हैंड में ले लिया है, क्योंकि इससे हमारे इंटरनेशनल वर्किंग भी स्टार्ट हो गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेसिक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल in development through
There are some applications such as voice recognition that are being used today. The use of parallel processing and superconductor is help to make artificial intelligence a reality. Quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computers in near year to come. The goal of fifth generation computing tool is to development device that responds to natural language input and are capable to learning and self organization. हमारा फिफ्थ जनरेशन थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये कोई भी काम नहीं कर रहा था, ये चारों जनरेशन से मिलकर कोई अपना ही एक नई आर्टिफिशियली कोई चीज़ बनाई थी. बेसिकली 5 जनरेशन में ये कहा जा रहा था कि जो मशीन की हमने पढ़ा कि मशीन की एक अपनी लैंग्वेज होती है और वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू काम कर रही होती है, और बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू काम कर रही होती है. बाइनरी लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है? 0 1 की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और मशीन यही लैंग्वेज समझती है. लेकिन 5 जनरेशन में ये बताया जा रहा है कि मशीन को ऐसा बना रहे हैं कि मशीन बाइनरी के बजाय इंसानी लैंग्वेज पर काम करे. जो हम उसको ऑर्डर दें तो उसकी लैंग्वेज में ना दें, हम उसको जो भी मतलब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको इस लैंग्वेज में बनाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में. मगर अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कोई प्रोग्राम बनाए तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में बनाएं. तो और ये काम अभी तक कंटिन्यू है. इसमें प्रेजेंट लिखा हुआ है, मतलब ये अभी तक चल रहा है और इस पर सारी रिसर्च चल रही है कि जब तक ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर्स कम इन वेरियस टाइप्स एंड दिस मे बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज. जनरली कंप्यूटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मतलब कह रहे हैं इसमें कंप्यूटर्स के बहुत से टाइप्स होते हैं और क्लासेस और उनकी बहुत सी वे होती है, मतलब टाइप्स भी होती है और उनके बहुत से अलग अलग तरीके भी होते हैं. अब जो क्लासीफाई मतलब जो पुराने तरीके हैं कंप्यूटर के, उनके मुताबिक इनको पढ़ेंगे. हमारा ए है पर्पस, whether द कंप्यूटर इज जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस. और पर्पस की भी 2 टाइप्स है, मतलब एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस है. बी है हमारा टाइप ऑफ डेटा हैंडल, whether the computer is using analog digital data or a combination of both. अब कंप्यूटर के 2 डेटा होता है, एनालॉग डेटा होता है और डिजिटल डेटा होता है. और हम पहले एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिजिटल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों को अगर हम साथ मिला लें. तीसरा है हमारा कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब जगह. द वैक्यूम ऑफ वर्क दैट द कंप्यूटर कैन हैंडल इज लार्ज और स्मॉल. अब ये बताएंगे कि वैक्यूम मतलब वॉल्यूम है. कंप्यूटर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, बड़े कंप्यूटर को भी और छोटे कंप्यूटर को भी. अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस. अभी हम पर्पस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से पर्पस हमारे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस.